नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जो 1.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने उस वीडियो लेक्चर में समझा है। इस वीडियो लेक्चर में जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और जितना कंसेप्ट हमें चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो उस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है और केवल इस वीडियो लेक्चर में उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हम उन क्वेश्चनों को लिख लेते हैं और पढ़ते हैं। एक है 140 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 156 तीसरा क्वेश्चन है और यह क्या कह रहा है इसको हम बोल देंगे 38-25 है। और चौथा क्या है, इसको चौथा है 50-05 और पांचवा क्या है ये देखते हैं 74-29। और यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं हैं एनसीईआरटी 1.2 का जो प्रश्नावली 1.2 है एनसीईआरटी की, उसका ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये इतना पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इन सभी संख्याओं को लिखिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन सभी संख्याओं को लिखना है। तो हम पहले इसको करेंगे, उसके बाद बारी बारी से सबको करेंगे। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसको इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर बारी बारी से करके सम के आगे यहाँ पर हम लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 140 इसको इस तरह हम लोग बचपन में लसक ज्ञात किए हैं, ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो इसे 2 से करेंगे तो 2 7 14 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 5 10 2 3 6 4 बार करें 2 3 6 2 4 8 4 बार में अधिक हो जा रहा है तो 3 ही बार ले जाएंगे। तो 2 3 6 3 बार गया तो 7 में से जब 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, उस 1 को इसके साथ ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 और 0 जब 10 हो गया तो 2 5 10। इस तरह से करते हैं, इसका प्रोसेस यही है। अब ये जो 35 है ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो अब इसे 5 से कटाएंगे तो 3 7 5 7 35। अब ये जो 7 है 7 से एक बार में कटेगा। तो 140 का ये हमारा गुणनखंड हुआ। तो ये इस संख्या के सामने 2 × 2 × 5 × 7 लिख देंगे। ये हमारी 140 दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सभी संख्या मैंने उपयोग किया है या प्रयोग में लाई है वो सभी के सभी अभाज्य संख्या है। जैसे 2 है तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये 2 है ये भी अभाज्य है, 5 है ये भी अभाज्य है, 7 है ये भी अभाज्य है। आप लोगों को ध्यान यह रखना है कि इस तरह से गुणनखंड करके किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है। यानी 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 4 नहीं लिखना है, 4 × 5 × 7 इस तरह से नहीं लिखना है। हमें इस तरह से लिखेंगे तब हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको भी आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो ये वाला जो मैंने यहाँ पर जगह की कमी से इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को इस क्वेश्चन को लिख करके उसके नीचे इसको लिख करके तब ये लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 140 का हमारा हो गया 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे कि 156 का, तो यहाँ पर हम 156 लिख देंगे केवल। अब 156 का बात करेंगे। अब 156 के लिए ऐसा इस तरह, फिर 156 के लिए यहीं पर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग 156 लिख करके इस तरह का यहाँ पर करेंगे और ठीक उसके नीचे ये अभाज्य गुणनखंड लिख करके और जो गुणनखंड आया रहेगा उसको लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे 156 का।
तो ये 2 से कटेगा, 2 7 14 और 14 हो जाएगा तो 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 2 9 18 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 1 में 3 और 3 3 9, ये 13 आ गया। तो 13 को ये स्वयं से ही कटेगा, ये कोई दूसरा नंबर से नहीं कटेगा। तो 156 का ये मेरा गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यह 156 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्योंकि इन सभी गुणनखंड में सभी संख्या अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये सभी अभाज्य है। तो ये हमारा सेकंड का हुआ। ये वाला पोर्शन आप लोग इसके नीचे लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे कि तीसरा क्या कह रहा है। कह क्या रहा है, सब तो यही कह रहा है, केवल करते जाना है हल। अब 38 25 को हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 38 25 इक्वल टू, अब देखिए ये कैसे कैसे कटेगा। तो ये देखते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो ये 3 1 में 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौके 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, देखिए 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से 6 होगा तो 2 बचेगा, तो 2 इसके साथ लेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। 22 था तो 1 बचा, तो 1 इसके साथ लेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये अब देख रहे हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देख रहे हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो ये हो सकता है 3 से ना कटे, क्योंकि 3 1 में 3, 3 चौके 12, 3 5 से ये कटेगा तो 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 2, तो 5 के साथ 5 8 40, यहाँ पर 42 था तो 42 में से 40 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और उस 2 को इस 5 के साथ लिखेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। और जब इस 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा तो 5 25। फिर ये 85 हुआ, ये 85 भी 5 से कटेगा, 5 1 में 5 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 बचा तो 3 35 हो जाएगा, तो 5 7 35। ये अब 17 आ गया, अब 17 स्वयं से ही कटेगा। तो ये 38 25 जो संख्या है 3825, इसका ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यह हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग, ये जो संख्या है जो 2 बार रिपीट हुई है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था, जब किसी संख्या का बेस सेम हो तो उसका घात जुड़ जाता है। जैसे a गुणे a, इसका पावर 1 है तो इसको हम बेस बोलते हैं नीचे वाले को, इसको बोलते हैं घात। तो जब बेस सेम होता है किसी भी नंबर का तो उसका पावर जुड़ जाता है, यानी इसका 1 + 1 दोनों का ये घात जुड़ जाएगा तो 1 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 3 गुणे 3 है तो दोनों का बेस सेम है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख लेंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 1 1 जुड़कर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा गुणे 17। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इन संख्याओं को। यहाँ पर आप लोग ये मत करिएगा कि 3 का स्क्वायर करके 9 लिख दीजिए गुणे 25 गुणे 17, इस तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो गुणनखंड मैंने किया है तो इसी का गुणनखंड, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने संख्या का उपयोग किया है, प्रयोग में लाया है, वो अभाज्य संख्या नहीं रही, वो भाज्य संख्या हो गई। जैसे 9 ये भाज्य संख्या हो गई, एक और स्वयं से तो विभाजित होगी, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसके बारे में, चौथा कैसे होगा 5 0 0 5, ये कैसे कटेगा इसको हल करेंगे। अब तो हमारा होगा 5 5 0 0 5। देखिए किससे कटेगा, 5 से ये कटेगा डायरेक्ट, 5 1 होगा 0 0 1 हो जाएगा। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये कटेगा 2 5 10 हो जाएगा, ये 5 से नहीं कटेगा। ये देखते हैं 1 0, ये हमारा 11 7 से ये कटेगा, 7 से तो 7 1 में 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा तो 7 3 के 21, 7 4 28 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 7 3 के 21 होगा। ये हमारा हुआ 7 1 में 7 होगा, यहाँ पर 1 होगा
7 एकम में 7, 3 बचा, 70 के 7 यहाँ पर 3 बचेगा तो 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 70 का 21। अब ये किससे कटेगा देखते हैं। ये 11 एकम 11 होगा, 11 यहाँ से 11 तिया 33, ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 1 और यहाँ से 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। आइए अब 13 से कटेगा। तो ये जो हमारी संख्या 505 हुई, इसका ये गुणनखंड हुआ, तो इसको हम लिख देंगे कि 5 × 7 × 11 × 13 दी हुई हमारी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 × 11 × 13 हुआ। अब देखेंगे कि ये जो 5वां नंबर है ये कैसे होगा। तो है 7429 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हुआ तो 14 हुआ, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 तो 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 21 1 19, ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, हो सकता है 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये इकाई वाला अंक 0 और 5 होगा तो 5 से कटता है। तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, हमें लगता है ये 7 से कटेगा। तो 7 एकम में 7, 7 6 42, 7 6 42 हो जा रहा है। तो ये किससे कटेगा इसको देख लेते हैं। 17 19 23 से ये कटेगा डायरेक्ट, 17 से कटेगा, उसके बाद 19 से कटेगा। तो 17 से कटेगा तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 68 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 51, 51 हो जाएगा हमारा, 17 तिया 51। और जब ये 51 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 119 हो जाएगा। और 17 का 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, ये 7 बार में जाएगा। ये 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 17 पचे 85, 17 6 0, 17 7 19 से 19 से। अब देखेंगे कि ये कैसे कटेगा। 17 उसके बाद हमारा 19 से शायद कटा है, 19 से कटेगा ये। तो 19 दूनी 38 होगा, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, यहाँ पर बचा 5, 19 दूनी 19 तिया 51, 19 तिया 57 हो जाएगा, और 23 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारी संख्या 7429 हुई, इसका ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा। 7429 का 17 × 19 × 23, ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में हमें संख्याओं का मसा ज्ञात करना है। उस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप लोग उसे सुन लीजिएगा, या बुक होगा आप लोगों का तो आप लोग अपने बुक से करिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मस गुणे लस है। तो हमने जब दो संख्या दी रहे पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि कोई दो संख्या और उस संख्याओं के लस और उन संख्याओं के मस में क्या संबंध होता है, वो उसमें बात किया था। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं के मस और गुणे दोनों संख्याओं का लस, ये इक्वल होता है AB। ये हमारा हुआ दोनों संख्याओं का। तो हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 91 का कह रहा है कि 26 और 91 का हमें बताइए। 26 और 91 का लसा और मसा बताना है और इसका जांच भी करना है कि क्या हम जो किए हैं वो सही है या गलत। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का हो जाएगा 13 दूनी 26, तो 2 गुणे 13, और 91 का हो जाएगा हमारा 63 91, 7 गुणे 13, 63 91। तो पहले हम मसा ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं की। तो मसा को ऐसे लिखेंगे 26 91, मसा लिख करके ब्रैकेट में
मशक ज्ञात करते हुए जिन जिन संख्याओं का हमें मशक ज्ञात करना होगा तो उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब उन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं तो उन गुणनखंडों में देखेंगे कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब, उस गुणनखंड में उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि कौन ऐसा नंबर ऐसा है जो तीनों में है, या दो संख्या है तो दोनों में है। तो यहाँ पर हम 13 देख रहे हैं, एक संख्या ऐसी है जो कि दोनों के गुणनखंड में है, तो इसको हम मसा में लिख लेंगे। अब देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर है कि जो दोनों के गुणनखंड में है। तो कोई ऐसा नंबर इसके अलावा नहीं दिख रहा है कि जो दोनों के गुणनखंड में है। तो इसका मतलब हमारा इन दोनों संख्याओं का मौसम 13 होगा। अब लसा निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। लसा क्या होगा? 26 और 91 का लसा क्या होगा? तो लसा निकालते समय देखते हैं, मान लीजिए 2 आया है गुणनखंड में 2, तो देखते हैं कि किस गुणनखंड में सबसे अधिक 2 आया है। तो यहाँ पर एक ही गुणनखंड में 2 आया है तो उसको लिख लेंगे। दूसरा कोई गुणनखंड 2 आया ही नहीं है तो अब इसी को लिख लेंगे। फिर 13 दोनों में आया है तो एक 13 को हम केवल लिखेंगे। 7 भी एक आया है तो 7 को 1 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 91 हो जाएगा। 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 9 18 हो जाएगा। 182 हमारा लसा होगा। लसा 182 होगा। 63 91 हो जाएगा, 2 1 में 2 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जांच भी करना है कि क्या जो मैंने लसा और मसा किया है वो सही है या नहीं। तो उसी से हम करेंगे कि जब दो संख्याओं का लसा और मसा में संबंध यही होता है, मसा ए बी का मसा गुणे ए बी का लसा, ये इक्वल होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू ए बी का मसा और उसके लसा का गुणनफल, दोनों बराबर होगा। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की है। तो इसको हम गुणा करेंगे। 91 में 26 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 91 में 26 से, या इसको देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 26 रखते हैं, 26 या b इक्वल टू 91 इक्वल टू मसा कितना आया है? मसा हमारा 13 आया है। मसा 13 आया है और ये इसको हम इसी वाले नंबर को लिख लेते हैं 2 × 7 × 13, क्योंकि इसी को ना गुणा किए हैं तो इतना आया है। तो इसको देखिए हम कितना लिख सकते हैं। 26 को 2 × 13 लिख सकते हैं, इस 91 को 7 × 13 लिख सकते हैं, और इसको 13 × 2 × 7 × 13 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको और अच्छे से लिखते हैं क्रम वाइज से। तो 2 × 7 × 13 के स्क्वायर, बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 2 × 7 × 13 का स्क्वायर, यहाँ पर बेस सेम है तो घात जुड़ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर है। इसको गुणा करेंगे तो कोई नंबर आएगा, मान लीजिए कुछ आएगा। हमें यही दिखाना है कि दोनों संख्याओं का जो मसा और लसा निकाला है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल है। तो मैंने सॉल्व भी किया कि यहाँ पर 2 7 × 13 का स्क्वायर है इक्वल टू 2 × 7 × 13 का स्क्वायर, ये दोनों पक्ष बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो लसा और मसा निकाले हैं यह सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट वो उसमें है 510 और 92। दूसरा इसी का है 510 और 92 का हमें लसा और मसा बताना है। तो 510 का लसा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले यही करना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है। 510 है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 5 10 हुआ तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक, अब देखेंगे कि ये कैसे कटेगा। 3 8 24, 3 5 15, 8 3 5 15 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 दूनी 6 25 हो जाएगा। तो 5 1 में 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा। 5 7 35, ये 17 से एक बार में कटेगा।
तो हमारा जो 510 है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हुआ। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये होगा 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यहाँ पर 23 होगा, 23 1। तो हमारा 92 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 हुआ। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालेंगे। मौसा यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर कुछ आएगा, देखिए कौन सा वो कंसेप्ट है। इन दोनों संख्याओं का मौसा, हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही हमारी दी हुई संख्याओं का मौसा होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, तो 2 को लिख लेंगे। अब इसके अलावा कोई नंबर है जो कि दोनों में नहीं, दोनों में है, तो इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है कि जो दोनों में हो। तो हमारा दी हुई संख्याओं का मौसा 2 होगा। अब लसा क्या होगा, इसका हम लसा देखते हैं। तो 510 और 92 का लसा देखेंगे कि 2 किस में अधिक आया है, तो इसमें अधिक बार आया है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 आया है तो 3 देखेंगे किस में अधिक आया है, तो इसी में केवल 3 आया है तो लिख लेंगे इसको भी। अब देखेंगे 5 एक ही में आया है तो इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद 17 आया है, 17 को भी लिख लेंगे, 23 को भी लिख लेंगे। गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा लसा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा मौसा कितना आया है। मौसा इन दोनों संख्याओं का 2 आया है और लसा 46 9 20 आएगा। हल करेंगे, 46 9 20 हमारा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा उसी फार्मूले पर एकदम बिल्कुल रख देना है। इनके लसा का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल, तो ये लिख लेंगे मसा के स्थान पर और लसा के स्थान पर ये वाला लिख लेंगे। तो दोनों गुणा करेंगे तो वो इक्वल आएगा। आप लोग कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये इतना कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग गुणा कर सकते हैं तो वो सही आएगा, झूठे समय बर्बाद होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेन कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है और बहुत सारे बुकों से करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट हमें केवल समझना है और प्रोसेस समझना है कि कैसे कैसे किया जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा कैसे होगा। 336 और 54 का हमें निकालना है। 336 और 54 का मौसा निकालना है। तो वही प्रोसेस, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखें कैसे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ये। देखिए 2 एकम में 2 होगा, यहाँ पर 1 बचा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1 बचा, 2 आठे 16 हो जाएगा। 2 एकम में 2 हुआ, 1 बचा तो यहाँ 13 हुआ, तो 2 छक्का 12, 1 बचा फिर यहाँ पर, तो 16, 2 आठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम में 2। फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 1 बार में। तो 3 3 6 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 4 ठो 2 है और 1 3 है गुणे 7। तो ये हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब 54 का क्या होगा, तो 54 का भी कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा। तो हमारा 54 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब दोनों संख्याओं का हम मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा 3 3 6 कामा 54 का हमें मौसा चाहिए। तो देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है, तो यह दोनों में 2 है तो 1 2 को लिख लेंगे। अब 1 3 है जो दोनों में है, तो इस 3 को लिख लेंगे। मान लीजिए एक और यहाँ पर 3 होता गुणे 3, इसमें भी 3 होता है, तो इस 3 को भी लिख लेते यहाँ पर 3 को। लेकिन इसमें 3 नहीं है, केवल एक 3 तो था दोनों में, तो 1 को लिख लिया। अब इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हम अब यहीं पर छोड़ देंगे। हमारा इन संख्याओं का मौसा यही होगा 6।
इसको देख लेते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं का मौसा हमारा 6 आया है। अब लसा क्या होगा इन दोनों संख्याओं का लसा 3 3 6 कामा 54। देखेंगे कि किस में अधिक 2 आया है, अधिक बार किस में 2 आया है, तो इसमें 4 बार आया है तो उसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखेंगे कि 3 किस में अधिक बार आया है, तो इसमें 3 अधिक बार आया है तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके अलावा एक 7 नंबर है तो इस 7 को भी लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारा लसा निकलेगा। देखते हैं कि इसका लसा कितना आएगा, तो इसको 18 1 44 18 1 44 जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा यहीं से 2 चौका 8 16 यहीं हो जाएगा, गुणे 3 का 29 27 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 से गुणा करेंगे 7 1 42 हो जाएगा, 7 1 42 2 4 और 7 1 7 4 11, और फिर इसमें 27 से गुणा करें 7 दूनी 14, फिर 7 1 7 1 8 7 1 7 2 दूनी के 4 2 2, इसको सॉल्व करेंगे 8 4 12 7 2 9 1 10 0 हो जाएगा 3। ये तो गड़बड़ हो रहा है कहीं, इसको मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। इसको कर ही देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 हो गया, 3 के 9 29 27 ये हो गया 7। अब जब 16 में 27 से गुणा करना है हमें, इसमें मान लीजिए हम 16 में तो 7 1 42 का 2 हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा, 7 1 में 7 4 11 7 4 11 हो जाएगा। अब 27 से इसमें करना है तो 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 1 7 1 में 7 1 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 7 2 9 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3। ये कहाँ कहीं गड़बड़ आ रहा है क्या? मेरा लसा तो सही है 30 24 ठीक है, 30 24 ही आएगा लसा, 30 24 ये हमारा इन संख्याओं का लसा आएगा। मैंने पहले भी जो मल्टीप्लिकेशन किया था वो सही था, यहाँ पर भी मैंने गलत कर दिया था। तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 3 3 6 गुणे 364 और इसके मस 3 0 2 4 गुणे 6 का, तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो इससे हमें पता यह चलता है कि दी हुई संख्या का लसा और मसा मैंने सही निकाला है और इसका जांच भी किया है। फार्मूला यही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दोनों संख्याओं का मसा गुणे दोनों संख्याओं का लसा। इसी से हम बताएंगे इसके। तो ये वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगी तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।